तो क्या सरकारें वोट के लिए इस प्रकार के दावे करती हैं महिला सुरक्षा के? तो देश की बेटी और देश की बेटियों पर आज दिल्ली के भीतर, देश की राजधानी दिल्ली के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार हमारी बेटियां दिल्ली में कितनी सुरक्षित हैं। देश भर से बेटियां यहां पे काम करने के लिए आती हैं, काम करती हैं, जॉब करती हैं, वापस घर जाती हैं और माता पिता इस भरोसे में होते हैं कि बेटी हमारी देश की राजधानी दिल्ली में है, उस राजधानी में जहां पर देश के पीएम रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, तमाम सीबीआई के हेडक्वार्टर हैं, पुलिस के हेडक्वार्टर हैं, वहां पे वो सुरक्षित हैं। लेकिन ये तस्वीरें बोलती हैं कि वो बेटियां यहां पर सुरक्षित नहीं हैं। कहां कमी रह रही है, क्या कमी है, क्यों बेटियां सुरक्षित खुद को महसूस दिल्ली में नहीं कर रही हैं? इसके जवाब जानेंगे हमारे साथ। मैं आपको बता दूं, स्टूडियो में तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीनू मेनन जी, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ राजीव चौधरी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ अनुज आत्रे जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति विशेषज्ञ हैं ये। और साथ में हमारे साथ हमारी सहयोगी राधिका भी मौजूद हैं, जिनके साथ इस प्रकार की वारदात हुई है। तो तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा राजीव चौधरी जी, क्योंकि सत्ता में आप हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने का दावा, महिला सुरक्षा का दावा आप लोगों ने चुनाव में किया था, लेकिन जिस प्रकार की वारदातें आपने भी देखी अभी और आए दिन हो रही हैं, उससे लगता है कि आप अपने दावे में नाकाम साबित हुए हैं। राजेश जी, आज की डिबेट में मुझे शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने कहा महिला सुरक्षा। देखिए, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इस महिला सुरक्षा के दो पहलू हैं। एक जिसमें कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी तय है, एक जिसमें कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय है। आपने मूल रूप से दो चीजों की बात करी, सीसीटीवी कैमरे और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। जी, सीसीटीवी कैमरे, आपने अपनी खुद रिपोर्ट में यह कहा कि सीसीटीवी कैमरों के लगने के बावजूद भी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। आपने खुद देखा कि सीसीटीवी की फुटेज मौजूद है, उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका मानसिक कारण यह है कि लोगों के डर से, बदमाशों के डर से यह खौफ चाह चुका है। पुलिस की मिली भगत आप इसे भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि लोगों को अब लगने लग गया कि गुंडाराज आ चुका है, हमें किसी से घबराने की जिम्मेदारी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मूल रूप से दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली की जो सुरक्षा है वो सीधे सीधे भारत के गृह मंत्री के अंदर आती है। अब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। उनके लिए महाराष्ट्र का चुनाव प्राथमिकता है, उनके लिए दिल्ली की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है। उनके लिए हरियाणा में होने वाला चुनाव प्राथमिकता है, उनके लिए दिल्ली प्राथमिकता नहीं है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, समय समय पर हमारी ये मांग भी रही है कि आप दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंतर्गत कीजिए। जब दिल्ली सरकार के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आएगी तो उनके ऊपर एक्शन का डर रहेगा। दिल्ली के अलावा आप ये देखिएगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट की पुलिस उस स्टेट के मंत्री के अंडर नहीं आती है। दिल्ली पुलिस के अफसरों के ऊपर कोई भय नहीं है। उनको पता है, हम अगर कोई अपराध कानून कितना भी बढ़ जाएगा, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। अगर यही घटना लखनऊ में होगी, कल को महाराष्ट्र में, मुंबई में होगी, लोगों के अंदर यह डर रहेगा कि आदमी जो है हमारा कहीं ना कहीं हमें सस्पेंड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों का तबादला हो जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी जिस केंद्र सरकार के अंदर आती है, वो बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। चलिए राजीव चौधरी, बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास। बीनू मेनन जी, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है, क्या इस वजह से बदमाश बेखौफ हैं? क्या बदमाशों को या दिल्ली पुलिस को यह भय नहीं है कि गृह मंत्री दिल्ली में नहीं है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आता है जी, पर आप जैसे इन्होंने कहा एक्शन नहीं होता है, तो सबसे पहली बात मैं आपको एक्शन बता दूं क्या हुआ जी। सीआर पार्क के मामले में क्या 3 पुलिस वालों को निलंबित किया गया है और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है। और जहां तक पुलिस की कार्रवाई की बात होती है, भाई कहीं ना कहीं एक्शन के लिए एविडेंस चाहिए। आपने कहीं बताया कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की बात बताई आपने, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होने के बावजूद नहीं आते। अगर आप सीआर पार्क, क्योंकि मैं सीआर पार्क का ही निवासी हूं जी, तो मुझे मालूम है वहां क्या हुआ है। मैं स्टेशन के साथ संपर्क में था, मुझे पता वहां पे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो मिली है वो कुछ घरों की मिली है। जो घरों के जो कैमरे हैं
उनकी एफिशिएंसी उतनी होती है। और साथ में जो दिल्ली सरकार ने जो कैमरे लगाए हैं वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि उसके नंबर प्लेट देख पाए, कि कहीं ना कहीं अगर सिर्फ 2 मिनट, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगा, कैमरास लगते हैं, इनको बात तक नहीं, कैमरास होते हैं, उस कैमरा पर्पस सॉल्व करने के लिए होता है जी। सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं करना चाहिए, वादा पूरा करने के लिए लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए कैमरे लगे हैं। मैं आपको सीआर पार्क स्टेशन की ही कार्यप्रणाली बताता हूं जी। वहां पे कुछ महीने पहले की बात है, एक अपार्टमेंट के सामने मर्डर होता है एक लड़के का, ऐसी चेन स्नैचिंग के उसमें जी। ब्लाइंड केस था, कुछ नहीं था, पर विद इन 10 to 15 डेज उस केस को सॉल्व किया गया, क्योंकि अपार्टमेंट वालों ने अपने आगे कैमरा लगा रखा जिसमें एविडेंस मिला। तो कहीं ना कहीं अगर कैमरा एफिशिएंट होता है, कैमरा इफेक्टिवली फुटेज को रिकॉर्ड करता है, तो पुलिस को सहायता मिलती है करने के लिए। और कहीं और इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में, दिल्ली में अपने सत्ता पाने से पहले ये शीला दीक्षित को लताड़ते थे इस बात को कहने के भी हम मुख्यमंत्री बन के देखा, हमारे क्या मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं होती, क्या ये नहीं होता करके आप शीला दीक्षित को लताड़ते थे। भाई पुलिस, जब शीला दीक्षित ने कहा हमारे अंडर नहीं आता, से केंद्र सरकार के अंडर आता है, तो कहीं ना कहीं ब्लेम शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं। काम को एफिशिएंटली किया जाए, अगर कैमरास लगाए जा रहे हैं, बस कैमरास अगर लगाए जा रहे हैं तो कैमरास पर्पस सॉल्व करें। कैमरा सिर्फ देखने के लिए नहीं था, कैमरा ऐसे थे जिससे कि क्राइम सीन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाए, फेस आइडेंटिफाई किया जाए, और कहीं ना कहीं जो नंबर प्लेट है वो आइडेंटिफाई। मैं सीआर पार्क स्टेशन की अगर आप क्राइम डायरी अगर उनकी उठा के देखें, किसी भी सिपाही को, किसी भी पुलिस के कर्मचारी को निलंबित नहीं किया गया है, सिर्फ 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया। लाइन हाजिर और निलंबन करने में फर्क होता है। दूसरे को भी अगर आप ये कह रहे हैं विनू एसएचओ को नोटिस दिया गया, विनू मेनन जी की अगर बात पे चले तो विनू मेनन जी का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस सिर्फ उन्हीं कैमरों के आधार पर कार्रवाई करेगी जो दिल्ली सरकार ने लगाए हैं। अगर कहीं की आरडब्ल्यूए के कैमरों से फुटेज मिल रही है तो क्या दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, वही मैं बता रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं सीआर पार्क इंसिडेंट की बात बता रहा हूं, कैमरों की सारी जी मौका दिया जाए। हाँ जी, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो कैमरे लग भी रहे हैं वो इस तरीके से लग रहे हैं, अगर कहीं पर किसी आरडब्ल्यूए के कैमरे पहले से ही उस जगह कैमरों को लेकर कई सवाल है, कैमरों को लेकर राजीव चौधरी जी, कैमरों को लेकर बहुत सवाल है, मेरे पास भी बहुत सवाल है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपनी सहयोगी के पास जाना चाहूंगा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा राधिका, जब आप जा रही थी ऑफिस से वक्त, पीछे से मोबाइल आते हैं, चोर आते हैं, स्नैचर आते हैं, मोबाइल छीनते हैं, फरार हो जाते हैं, उसके बाद आप पुलिस में जाती हैं, आप गई थी पुलिस में, मुझे भी अच्छे से पता है, आपको भी पता है क्या कुछ होता है वहां पे, पुलिस कितनी आपका साथ सहयोग करती है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे साथ पुलिस के अधिकारी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, आपके सवाल लेके। देखिए राजेश, ऐसा है कि जैसे ही मैं 6:30 बजे, यानी उस वक्त अंधेरा नहीं होता है, मैं ऑफिस से निकलती हूँ, विदिन 10 कदम मैं ऑफिस से चलती हूँ। आप देखिए जो ऑफिस है वो एक मीडिया का ऑफिस है, उसके आसपास तो बेखौफ होकर लड़कियां चलती है ताकि यहाँ पर कैमरे हैं, बेखौफ होकर चल सकती है, लेकिन उसके 10 कदम के बाद ही 3 मिनट के बाद मेरे हाथ से मोबाइल छीन जाता है। 2 बाइक सवार आते हैं और मेरा मोबाइल छीन कर चले जाते हैं। जैसे ही वो मोबाइल छीनते हैं मैं उनके पीछे भागती हूँ, उतने में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उस भीड़ से मैं हेल्प भी मांगती हूँ हर एक बाइक वाले से, गाड़ी वाले से, क्योंकि वहां पर भीड़ होती है तो वो गाड़ी नहीं निकाल पा रहा अपनी। उस वक्त मेरा ध्यान उसकी स्कूटी, जो उसकी बाइक है, उसकी प्लेट में नहीं गया, क्योंकि मेरी जो मेरा ध्यान था वो हेल्प पर था। बिल्कुल समझ सकता हूं। तो मैं हर एक से कह रही हूँ, उसका हाथ पकड़ के, भैया जल्दी से बाइक ऑन कीजिए, मैं पीछे बैठती हूँ, उनके पीछे भागे, भैया जल्दी कीजिए, गाड़ी ऑन कीजिए, वो भैया मुझे देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। ऐसे करके मैंने 6-7 लोगों से बात की, इसमें 1 मिनट चला गया, उतने में वो निकल गए। स्कूटी वाला एक वहां खड़ा था, मैंने कहा भैया यहाँ पुलिस थाना है, उतने में वो मुझे लोग कहते कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी हिम्मत थी कि साइड हो जाए। उन्होंने कहा पुलिस थाने जाकर कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए, ऐसा यहाँ पर रोज होता है। और वही उन लोगों ने कहा जिन लोगों को मैंने कहा कि बाइक को निकालिए, जल्दी दौड़ाइए, कि कोई फायदा नहीं है, यहाँ रोज ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं उस अनजान आदमी के साथ बैठी और उस बाइक से, उसकी स्कूटी से उसके साथ थाने गई। मुझे नहीं पता वो स्कूटी वाला कौन था, उसका नाम क्या था, और अनजान के साथ मैं अकेली बैठकर थाने तक गई। उस थाने जाने में मुझे 3 मिनट लगा। उसी 3 मिनट के दौरान मैंने उसके स्कूटी वाले से मोबाइल लिया और तुरंत उसको कॉल किया, जो मेरा फोन खो गया। मैं कंटिन्यू कॉल कर रही हूँ, मेरा 30 मिनट्स तक फोन है जो ऑफ नहीं हुआ।
उसने मेरा फोन भी उठाया। मैंने रिक्वेस्ट की कि भैया मेरा फोन मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ और सब कुछ हमारा मीडिया में, आपको भी पता है कि मीडिया वालों के लिए सब कुछ मोबाइल में ही होता है, जीते मरते भी फोन पे। तो मेरा डाटा था और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी और रो रही थी, मैं वाइब्रेट कर रही थी पूरी बॉडी, क्योंकि मेरा फोन जा चुका है। और उसी दौरान मैं पहुंच जाती हूँ, वो फोन मेरा काट देते हैं, लेकिन वो मेरा फोन बंद नहीं करते। मैं पुलिस थाने पहुंचती हूँ, वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, पुलिस जो लोग हैं वहां पर। मैं जाकर राजेश जी उनसे बोल रही हूँ और इससे वाइब्रेट कर रही हूँ, मेरे आंखों से बहुत सारा मतलब आंसू आ रहे हैं, मैं हड़बड़ाई हुई हूँ कि सर जल्दी से मेरा फोन देखिए ट्रैक कीजिए, रिंग्स आ रही है। क्योंकि राजेश जी मुझे जहां तक पता था कि ट्रैक करने से, क्योंकि हम इतना देखते हैं कि ट्रैक करने से मिल जाता है, मेरा भी यही आइडिया था। तो मैंने भगवान से दुआ की कि फोन कटे नहीं, बस ये फोन चालू रहे। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर मेरा फोन ट्रैक कीजिए, मेरा फोन खो चुका है, मेरे हाथ से छीन चुका है और अभी भी जस्ट ये हादसा हुआ है सिर्फ 3 मिनट पहले। तो वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि चलिए बैठिए, आप ठंडा पानी पीजिए, आराम से बैठिए, अभी बात करते हैं। ये कौन सा मतलब हुआ कि हम अभी बात करते हैं, आप आराम से बैठिए, ठंडा पानी पीजिए। उतने में वो एक मैडम को इशारा करते हैं, यानी महिला पुलिस को, कि मैडम को पानी पिलाइए। मुझे वो मैडम मेरे पास आती है और अधिकारी अंदर जाता है, आई डोंट नो क्या करते हैं, 2 मिनट के बाद 1 सेकंड के मतलब 1 मिनट के बाद वो बाहर आते हैं। हाँ जी बताइए क्या हुआ। सर इतना करूंगी तब तक वो पुलिस, यानी तब तक वो चोर जा चुके होंगे और मेरा फोन बहुत दूर जा चुका होगा। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा राधिका, मैं फिर आपके पास आता हूं। वेद भूषण शर्मा फॉर्मर एसीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर JK 24/7 में आपका। हाँ सर, बहुत बड़ा सवाल हमारे साथ हमारी सहयोगी ने उठाया है। पुलिस थाने में जाती है शिकायत करने के लिए कि सर मेरा फोन गुम हो चुका है, 3 मिनट तक कहा जाता है कि आप पानी पीजिए, ठंडा हो जाइए। क्या कहने का मतलब है, क्या पुलिस दिखाना चाहती है, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है सर दिल्ली में? देखिए, इस तरह की जो स्नैचिंग की वारदात या इस तरह की बहुत एकदम जो सडनली कायम में बढ़ोतरी हुई है जी, अब आपको समझने की जरूरत है। दिल्ली एक इस देश की राजधानी है जी, यहाँ पर 85 हजार फोर्स दिल्ली पुलिस के अंदर एम्प्लॉयड है, पर उसकी त्रासदी ये है दिल्ली की कि मैक्सिमम जो फोर्स है वीवीआईपी सिक्योरिटी या अन्य चीजों के लिए, धरना प्रदर्शन और चीजों के लिए डाइवर्टेड है। जिसके लिए पुलिस फोर्स बनाई गई है दिल्ली में, उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, बीइंग ए कैपिटल। तो इस वजह से जो, और एक ओवर पॉपुलेटेड सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, 125 करोड़ 1.25 करोड़ आदमी इस दिल्ली शहर के अंदर रहते हैं, आने जाने की सबको स्वतंत्रता है। ये जो अभी जो राधिका के साथ जो हुआ है, चौधरी के साथ, या दूसरी जो ANI वाली मैडम है उनके साथ जो वारदात हुई है, वाकई में बहुत ही सनसनी वारदात है। दिन दहाड़े किसी लड़की के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो जाना बिल्कुल सभी के लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए एक शर्म की बात है। दिल्ली के जैसे शहर के अंदर इस तरह की वारदात होती हैं, ये इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अब आप देखिए, जो ये जो ऑफेंडर्स हैं, जो आप स्कूटी पर राधिका के साथ जो आए थे, वो यंगस्टर्स लड़के थे। जो आजकल जो ट्रेंड डेवलप हो रहा है वो जुवेनाइल समझते हैं, जुवेनाइल जो छोटे बच्चे हैं 16 साल 18 साल के, वो इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हैं। अब उनके ऊपर उनका प्रीवियस रिकॉर्ड तो है नहीं, तो इसलिए अब जरूरत है कि पुलिस के सिस्टम को दोबारा से एक उसमें बदलाव की जरूरत है कि किस तरह से इस तरह के क्राइम में, जो इसको स्ट्रीट क्राइम की संज्ञा में रखा जाता है, तो स्ट्रीट क्राइम पर कैसे रोक लगाई जाए, इसको पुलिस डिपार्टमेंट को, दिल्ली पुलिस को दोबारा से एक सोचने की जरूरत है, एक दोबारा से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। जैसे बताया आपके डिबेट में चल रहा था, CCTV के बारे में इश्यूज हो रहे थे, ये बहुत बड़ी एक चीज है, उपलब्धि है। यदि CCTV सही ढंग से, सही एक्शन से, सही उसका प्रयोग किया जाए तो, क्योंकि आज लेकिन मेरा सवाल आपसे राजेश जी, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि एक लड़की 3 मिनट के अंदर एक थाने पहुंच जाती है और पुलिस वालों को बाहर निकाल कर लाती है कि सर चलिए, क्या पुलिस सही ढंग से काम करे? और हाथों हाथ मैं उनको 4 मिनट के अंदर FIR दर्ज करवा देती हूँ, CCTV फुटेज उनको दे देती हूँ। आप मानिए इतना जल्दबाजी में, मैं इतनी जल्दी से एक लड़की काम कर रही है, वो इतनी हिम्मत दिखाती है, क्या इतनी हिम्मत आपकी पुलिस या ये लोग दिखाए? बिल्कुल सर, यही सवाल नहीं था, मैंने भी यही चीज जानना चाहता हूँ आपसे कि पुलिस कहाँ है, पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल सही है, पुलिस को उसी टाइम पे आपके साथ तुरंत मौके पर जाना चाहिए था, उसी टाइम उनको एक्शन लेना चाहिए था, उनको ढूंढ मचानी चाहिए थी। जिस दिशा में वो गए थे उस दिशा में तमाम को अलर्ट किया जाना था। ये एक पुलिस की विफलता रही है। सर मेरे साथ जो पुलिस वाले चल रहे हैं, एक कंपनी में कैमरे चेक कर रहे हैं, वो भी मेरे कहने से मैं अंदर खुद चली जाती हूँ। उनकी बाहर है ना बातचीत हो जाती है, वो बाहरी बातचीत करने में लग जाते हैं। मैं अंदर जाके कंपनी के जो मैनेजर है उनसे बात करती हूँ, रो रही हूँ, उनसे हेल्प मांग रही हूँ, मैं फुटेज लाके उनके हाथ में सौंप रही हूँ, वो तब तक बातचीत में ही लगे रहते हैं। दूसरी ये बात है कि पुलिस वालों ने बाकी कंपनी में क्यों नहीं चेक किया? वहां पे एक कैमरा नहीं 10 कैमरे, एक के बाद वो मुझे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम इस पर कार्रवाई करेंगे।
चलिए, क्या कहेंगे आप? सांत्वना देने से तो ठीक है, परंतु उनका एक्शन तुरंत होना चाहिए था। तुरंत जो सीसीटीवी आपने मुहैया कराई या जिस दिशा में वो लोग गए थे वहां पर तमाम वायरलेस सेट उनके पास होता है, सारे सिस्टम्स उनके पास होते हैं। उनको अलर्ट करना चाहिए था कि इस तरह की स्कूटी है, इस तरह के 2 लड़के सवार होकर भागे हैं, यदि इसमें कोई एक्शन में होता है तो लिया जाना चाहिए। मैं आपके पास रही है सर, मैं आता हूं आपके पास। अनुज आत्रे जी, आप राजनीति विशेषज्ञ हैं, जानना चाहूंगा दिल्ली की सुरक्षा जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पुलिस को लेकर उलझी हुई है कि कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है, कानून व्यवस्था उनके पास है, और इसी के तहत जो है दिल्ली में अपराध जो है फलता फूलता जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे ये विडंबना ये है कि ये दोनों ही पार्टी जो सत्ता में आई थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इनका सबसे बड़ा नारा यही था कि महिला बचाओ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमें मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊंगा। जिस समय 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा एक केस हुआ था, ये तो स्नैचिंग का केस है जो आया बिल्कुल आम हो चुका है। मैं तो दाद देना चाहूंगा आपके रिपोर्टर राधिका जी को कि जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, जो है इतना तत्परता से कार्य किया। वो अलग बात है कि दिल्ली पुलिस ने जैसी उनकी जो छवि बन चुकी है सालों में, जो कि नहीं होना चाहिए, देश की राजधानी का ये हाल है तो अन्य प्रदेशों में क्या हाल होगा। उन्हें तुरंत तत्परता से इनके साथ जाना चाहिए था, जैसे कि अभी हमारे रिटायर्ड एसीपी साहब ने भी बताया। मैं इनके साथ से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन बात कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। इनका रवैया बिल्कुल टाल मटोल वाला, जो एक पत्रकार महिला के साथ इस प्रकार से बर्ताव कर सकते हैं, तो सोचिए एक कॉमन गर्ल होगी या कॉमन लेडी होगी, अमूमन तो लोग जाते नहीं है था। अगर कोई चले भी जाए हमारे फीमेल तो उनके साथ किस प्रकार का कैसा दुर्गुण रवैया होता। तो ये कार्य प्रणाली अगर दिल्ली पुलिस की है, जो कि एक बहुत हाईली एडवांस दिल्ली पुलिस हमारी जो है देश की पुलिस में से गिनी जाती है, सबसे ज्यादा हाईली इक्विप्ड पुलिस गिनी जाती है, सबसे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के ऊपर अगर कहीं काम किया गया तो दिल्ली पुलिस के ऊपर किया गया। सबसे ज्यादा अगर बजट किसी पे खर्चा जाता है तो दिल्ली पुलिस के ऊपर खर्चा जाता है। और अगर उसके बाद भी जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था, और आज इस प्रकार से जब बेटियां जा रही है, खुद जा रही है, उनके साथ इतनी बड़ी वारदात हो रही है, और ये तो बहुत कॉमन है। मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग की तो इस तरह से दिल्ली में अब जो है लड़कियों ने, महिलाओं ने, हमारी बहनों ने जो है चेन और अपनी ज्वेलरी पहननी बंद कर दी है। बिल्कुल सर, की वजह से, क्योंकि कहीं कोई दिल्ली में कानून का कोई राज नहीं है, कानून में उनको कोई किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रह गया है, तो लोगों ने अब अपनी सुरक्षा के लिए यही कर दिया कि पहनना बंद कर दीजिए। अब क्या मोबाइल लेकर के भी सड़क पर चलना बंद कर दिया? मोबाइल तो एक ऐसी चीज है कि सबको आज की डेट में मोबाइल एक बहुत हम लोगों की आम जीवन में जो है आवश्यकता की एक चीज, वस्तु बन चुकी है, तो उसको क्या लेकर के नहीं चलेंगे। बिल्कुल। अनुज आत्रे, मैं आपके पास लौटता हूं, आपके पास आऊंगा। राजीव चौधरी, बहुत बड़ा सवाल है। देश की बेटी की सुरक्षा की बात हम देश भर में करते हैं कि देश की बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। आप तमाम बातें देख रहे हैं, जिसे जैसे इंसिडेंट हुए वो भी आपने देखे, हमारे साथ खुद हमारी सहयोगी बैठी हुई हैं। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? राजेश जी, पहले तो आपने कहा कि अपराध में कमी आई है दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से। दिल्ली पुलिस ने आंकड़े जारी किए, बिल्कुल सर। मैंने भी उन आंकड़ों को आज ऑनलाइन चेक किया था। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आंकड़े किस हिसाब से है कि जिनमें कमी आई है। दिल्ली पुलिस के आंकड़े बिल्कुल साफ बताते हैं कि मर्डर की संख्या दिल्ली में बढ़ी है। दिल्ली के आंकड़े ये बताते हैं कि डकैती की संख्या दिल्ली में बढ़ी है। जो कमी आई है, जिन्हें आप ये कहते हैं कि कमी आई है, वो कमी आई है कि आपकी चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी हो जाना, इन आंकड़ों में कमी आई है। और उसका भी कारण क्या है, जैसा कि राधिका जी ने खुद बताया, राधिका जी एक पत्रकार होने के नाते अपनी एफआईआर लिखवाने में कामयाब हो गई, लेकिन यदि आपका और मेरा मोबाइल चोरी हो जाता है और हम आम नागरिक के नाते वहां पर जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस उसकी एफआईआर नहीं नोट करती है। उसकी सिर्फ एक गुमशुदगी की आपको रसीद दे दी जाती है, प्रॉपर एफआईआर नहीं होती है। और जब तक एफआईआर नहीं होगी, उसको क्राइम के रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और इस तरीके से आंकड़ों को मैनेज किया जा रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं कहीं ना कहीं पूर्व एसीपी साहब जो है उनकी बात से सहमत हूं कि दिल्ली पुलिस के पास एक सीमित संख्या बल है, 85,000 का जैसा उन्होंने नंबर दिया, और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है। तो इसके लिए भी बार बार दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से ये निवेदन कर रही है कि भैया जो आपके पास पुलिस का जो बल है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है पुलिस में वीआईपी है, वो एक रहते हैं। उसका एक कारण है, दिल्ली में एम्बेसीज हैं, वो उनकी सुरक्षा भी जरूरी है, हम सब बात मानते हैं। लेकिन क्या दिल्ली की जनता हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है? आपने कहा, मैं आपको एक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात चली, भारतीय जनता पार्टी की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिल्ली की प्रमुख थी सरिता चौधरी जी, अभी एक हफ्ते पहले ही उनके पति ने, पूरी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, पूरी पंत मार्ग के बीजेपी मुख्यालय के बाहर उन्होंने उनके ऊपर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा। क्या आज तक उनकी गिरफ्तारी हुई है?
उसमें तो बिल्कुल मैं विनू मेनन जी के लिए बताना चाहूंगा, बिल्कुल सीसीटीवी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें रिकॉर्ड में आया है। और खुद जो बीजेपी की दिल्ली की प्रमुख है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, उसके बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन सर आपके तो आप इसको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। बिल्कुल। लेकिन आपके मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जी राजीव जी, आपके सीसीटीवी कहां पर हैं? आपने दावा किया था कि आप चुनाव में, आप अगर 2014 में जाते हैं तो आप जब मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुनते हैं तो महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सीसीटीवी लगाने के दावे किए जाते हैं, दोबारा चुनाव आने वाले हैं, अभी आपके सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हुए हैं, लेकिन बीनू मेनन बोल रहे हैं कि उसकी तस्वीरें साफ नहीं है। राजेश जी देखिए, आपने इस डिबेट को स्टार्ट करने से पहले जो इसकी प्री रिपोर्ट चलाई थी जी, लेकिन तस्वीरें उसमें भी नहीं दिखनी है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी रिपोर्ट में कहा गया है। अभी तो क्वालिटी में मैं इसके बाद आऊंगा, अभी मैं सिर्फ इस बात पे आ रहा हूं कि सीसीटीवी लगे हुए हैं। आप लोगों ने खुद कहा कि सीसीटीवी लगने के बावजूद भी, ठीक है ना, अब आपको ये समझना पड़ेगा, सीसीटीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी की अगर कहीं पर एक क्वालिटी किसी जगह डिस्प्यूटेड है, जैसे राधिका जी के केस में तो कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। राधिका जी के केस में तो अगर पुलिस चाहती तो एक जगह नहीं 10 जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि नियत दबाव कितना है, नियत कितनी है और उसके ऊपर से उनके ऊपर दबाव कितना है कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप हर आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते हैं, आप दिल्ली की हर गली में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जब एक पुलिस वाला खड़ा होता है तो 1000 आदमियों को यह आंख हो जाती है कि सामने पुलिस वाला खड़ा है, मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, अगर पुलिस उस दबाव को बना के रखे। लेकिन दिल्ली पुलिस का डर जो है बदमाशों के मन से बिल्कुल निकलता जा रहा है। बदमाशों ने बार बार यह देख लिया है कि हमारी क्लियर फुटेज आने के बावजूद भी जो हमारी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं दिल्ली पुलिस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, उसके कारण दिल्ली पुलिस को समझने पड़ेंगे, लेकिन अगर क्लियर फोटो आने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। परसों द्वारका में एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम हत्या कर दी गई जी। सर हत्यारों की जो वो है, बाइक का नंबर, गाड़ी का नंबर, सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। 2 दिन हो गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक कोई, ये तो सिर्फ राधिका जी की स्थिति से मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं, लेकिन द्वारका में जो हादसा हुआ उसमें तो आदमी की जान गई है। 2 दिन होने के बावजूद भी आज तक दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई गिरफ्तारी हुई हो तो। चलिए बीनू मेनन जी बताइए क्या कहेंगे आप? सीसीटीवी आ जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, चाहे राधिका जी का मामला हो चाहे द्वारका का मामला हो। सीसीटीवी मैं बता दूं एडिक्वेट है भी नहीं जी, और चाहे राधिका जी वाला मामला भी है, ये किसी लोकल एक कंपनी के कैमरे से रिकॉर्डिंग है, चाहे सीआर पार्क की रिकॉर्डिंग है, वहां के रेजिडेंस की रिकॉर्डिंग है। तो एक और चीज जहां तक बात कर रहे हैं, ये इनके सीसीटीवी एडिक्वेट है नहीं, और जहां है वहां पे भी इफेक्टिव है नहीं जी। तो अंडरस्टैंड, आप लिख के लेट मी कंप्लीट मिस्टर चौधरी, आई डिडंट स्पीक इन बिटवीन, सो लिसन टू मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। तो इनके जो कैमरास जो लगे हैं वो एक इनएडिक्वेट है, दूसरा क्या कहते हैं प्रॉपर पोजीशन और अंडररेटेड कैमरास लगे हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पुलिस के एक काम करने की प्रणाली है। पुलिस देखिए जहां तक हो सका काम कर रही है, कई जगहों में भूल चुकी है, जैसे हमारी बहन ने कहा ऐसा हुआ। तो दूसरी बात मैं आपको एक चीज का आश्वासन दिलाना चाहूंगा, देखिए जब फोन या ऐसी चीजें चोरी होती हैं, इनको ट्रैकिंग पे डाला जाता है। इमीडिएट ट्रैकिंग पुलिस नहीं कर सकती, उसको ट्रैकिंग पे डालते हैं, और जितने मोबाइल कंपनीज हैं उनको आपके मोबाइल के IMEI नंबर शेयर किए जाते हैं। ये कुछ प्रणालियां हैं जिसके तहत पकड़े जाते हैं, और ये तो फुटेज वाली ब्लाइंड केसेस सॉल्व हुए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सीआरपाक थाने का ही दिया, जो एक लोकल ब्लाइंड केस था, मर्डर केस था, उन्होंने 10 to 15 डेज में उसे सॉल्व कर लिया। इट वॉज अ ब्लाइंड केस। लेकिन सर सवाल ये है ना, सवाल है बीन मैनेजर जी की खौफ क्यों नहीं है बदमाशों में? आखिरकार वारदात अंजाम देने के बाद मोबाइल आपने ट्रैकिंग पे लगा दिया, राजेश मोबाइल मिला नहीं मिला वो मायने नहीं रखता है। राजेश जी वो सवाल नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है कि केस मेरी बात हो रहे हैं। राधिका का और का मामला नहीं ले रहे हैं, आए दिन दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा और 200 से 400 तक मामले ऐसे होते हैं जब मोबाइल। दो चीजों को मैं आपका ध्यान आकर्षण से ऐसा लग रहा है, मुझे विनू मेनन जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि उनको बता दिया गया है कि दिल्ली पुलिस RWA के कैमरों के द्वारा मिली हुई फुटेज पे कोई कार्रवाई। देखिए राजेश जी, जवाब दीजिए कि चौधरी साहब को बताया कि ना एक केस डायरी नाम की चीज होती है पुलिस की, पुलिस उसमें एंट्री करती है क्या किया है क्या नहीं किया है, आप एक्सेस करते हैं केस की क्या प्रोग्रेस हुआ है, सब चीज जान सकते हैं। इसके लिए हमें जाके पुलिस या हमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं होती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दैट। सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कहीं ना कहीं आपने बोला एक पॉपुलेशन की बात।
देखिए एनआरसी इंप्लीमेंटेशन पे ये चुटकियां लेते हैं, पूर्वांचली भाइयों को डिसग्रेस करते हैं, उनके ऊपर लगा करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं सुनिए, रोहिंग्यास हैं, ये देखिए इनके साथ इनका डेटा तक नहीं है। मत भटकाइए राजेश जी, मैं नहीं भटका रहा, आप मेरी अंदर देखिए कहीं ना कहीं इनका डेटा भी नहीं है। पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? इनका कहीं ना कहीं डेटा भी नहीं है राजेश जी। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनका कोई डेटा तक नहीं है। आगे सेकंड चीज जिसे यही सेकंड चीज पूछिए, अगर वो जवाब नहीं देंगे वो सेकंड के पास आऊंगा, मैं आपके पास आता हूँ राधिका। और सेकंड चीज जुवेनाइल की बात करी, क्या एग्जाम्पल सेट किया दिल्ली सरकार ने? निर्भया केस के जुवेनाइल को रिहैबिलिटेशन के नाम पे 10,000 और सिलाई मशीन दी। एग्जाम्पल सेट नहीं किया सकता? कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के ऊपर उसको ट्रायल करा, क्या दिल्ली सरकार ने उसको ऐसे किया? बस जुवेनाइल को 10,000 रुपए रिहैबिलिटेशन किया। आपके पास आऊंगा आपके पास। आपका जो मैंने जो सवाल दिया था शायद उसका जवाब आपने नहीं दिया। और राधिका, मैं आपके पास आता हूं, जानना चाहूंगा राजनीतिक दल चाहे बीजेपी की बात करें चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, इनका तो पॉलिटिकल मुद्दा है, इन्हें लोगों को वैसे ही भुनाना है। लेकिन आप और हम एक साधारण है, पीड़ित हैं, आपके साथ वारदात हुई है, आप अच्छे से उस दर्द को समझ पा रही हैं और मैं आपका सहयोगी हूं आपके साथ। मैं आपके चेहरे को देख के पढ़ पा रहा हूं कि किस प्रकार के हालात से आप पिछले 3 दिनों से गुजर रही हैं। और ये बात आपकी नहीं है, दिल्ली में आए दिन देश की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस नाकाम है। और जैसा कि आपने खुद बताया कि पुलिस थाने में आप जाती हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है आपकी। मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो पार्टियां आपस में ठीकरे फोड़ रही है एक दूसरे पर। मैं यहाँ पर बैठी हूँ न्याय के लिए कि मुझे न्याय मिलेगा, क्या मेरा फोन वापस मिलेगा, क्या बेटियां सुरक्षित होगी, क्या मेरे जैसी और कितनी बेटियां हैं जो चपेटे में आती रहेगी। जब भी ऐसी डिबेट्स होती है वो भटक कर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लग जाती है। आपने ये नहीं लगाया, मैंने ये नहीं किया। बात यहाँ ये हो रही है, क्या राधिका जैसी, मैं एक पत्रकार हूँ, जब मैंने पत्रकार की आवाज से बात की तब जाके पुलिस कार्रवाई करती है, एक्शन में आती है। तो बाकी कितनी बेटियां, मेरी बात सुनिए, या मेरे जैसी कितनी बेटियां हैं जो अलग अलग जगहों से राजेश यहाँ पर आती हैं और राजेश जी यहाँ पर आकर वो काम करती है नाम फेम के लिए, एक अपना कैरियर बनाने के लिए। कोई भी बाप, कोई भी परिवार नहीं होगा जो अपनी बेटी को किसी गांव से, शहर से यहाँ पर दिल्ली यानी राजधानी भेजने के लिए तैयार होगा। ऐसी कैमरे में फुटेज देखता रहेगा तो कोई भी अपने बाप बेटी को। लेकिन राजेश, मैं उस वक्त की बात बता दूं जब मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ, वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। जब वो आते हैं फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी कैमरेज लगे हुए हैं वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। एक को देखकर मुझे सांत्वना दे देते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता कि लड़की मीडिया की है और खबरें आने लगती, मैं मीडिया का शुक्रगुजार करती हूँ, मुझे खुद को प्राउड हो रहा है कि मैं एक मीडिया में काम कर रही हूँ। क्योंकि सुबह से कल से देख रही हूँ कि एक मीडिया ही है जो मेरी आवाज उठा रहा है, मुझसे बात कर रहा है और मेरी जो दर्द की कहानी है सुन रहा है। लेकिन किसी पुलिस वाले ने मुझे फोन कर ये नहीं पूछा, किसी अधिकारी का मेरे पास फोन नहीं आया कि घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा क्यों? चलिए एसीपी साहब, बहुत बड़ा सवाल पूछा है पूर्व एसीपी वेदर भूषण, मैं आपके पास आऊंगा, जानना चाहूंगा क्यों पुलिस खामोश है? क्या चौराहे पे खड़ा होकर, दिल्ली पुलिस चौराहे पे खड़ी मिलती है, क्या वहां पे सुरक्षा हो पाएगी? क्यों दिल्ली पुलिस दिन में पेट्रोलिंग नहीं करती? रात की बात अलग है, रात में तो क्या पेट्रोलिंग करनी, दिन में कहीं दिल्ली पुलिस नजर नहीं आती है पेट्रोलिंग करती हुई। सर क्या चौराहे पे खड़े होकर दिल्ली देश की बेटियों की सुरक्षा हो पाएगी? सर बिल्कुल, राधिका का सवाल बड़ा जायज है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं है, आम आदमी से जुड़ा हुआ, राधिका जैसी बच्चे के साथ जुड़ा हुआ मामला है। इसको पुलिस को इस पर अपने आप में झांकने की जरूरत है, अपनी कार्य प्रणाली को दोबारा से दुरुस्त करने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, इसका बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बड़े से बड़े केस सुलझाए गए हैं, इसलिए इसमें जरूरत है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो स्नैचिंग का मामला है, मोबाइल स्नैचिंग या उनकी चेन स्नैचिंग हो या लगेज छीन कर ले जाते हैं, इनके लिए जो कानून बनाया गया है वो अभी बहुत कमजोर है, पुअर है, वो बेलेबल हो जाती है, कोर्ट में मुलजिम जाएगा जाते ही बेल हो जाती है। तो इसके लिए जरूरत है, समय आ गया है कि इसके कानून में चेंज किया जाए, इसको नॉन बेलेबल बनाया जाए, जिससे कि डेटरेंट हो, एक मैसेज जाए क्रिमिनल्स के अंदर कि यदि उन्होंने किसी का मोबाइल या चेन छीना तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वो बेल के नहीं जाएंगे। अब दूसरी बात आती है अब इसके ट्रायल की। इसमें सबसे बड़ी जो मुसीबत है मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जैसे राधिका, इसका हमारी बच्ची का मोबाइल स्नैच हो गया, यदि ये पकड़े जाते हैं तो शुरुआत वहां से होती है इसकी। अब आप इसकी गंभीरता को सोचें कि यदि राधिका, क्योंकि इसमें कानूनी सिस्टम भी इन्वॉल्व है, राधिका को बार बार अपनी कोर्ट में एविडेंस के लिए जाना है, वहां पर अपनी प्रॉपर्टी जो मोबाइल है वो आइडेंटिफाई करना है, और मुकदमा 1-2 साल नहीं
कई कई सालों में जाकर निपटते हैं। तो राधिका जैसी लड़की अवॉइड करती है कि मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। इसका फायदा इस तरह के क्रिमिनल्स उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। इसलिए इस तमाम को जागरूक होने की जरूरत है। राधिका या आम लड़की तमाम को इस बारे में आगे आना चाहिए और अपना यदि कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाके भी पहचान करें मुलजिमों की। मेरा भी एक सवाल है, सजा हो सकती है। भूषण, एक सवाल मेरा भी जहन में आ रहा है कि पहले होती थी कि चोरी, चेन स्नैचिंग, चोरों ने और लूटमारों बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में काम किया जा रहा है उससे लगता है कि एक दिल्ली में यंगस्टर का बिजनेस बन चुका है। हाँ बिल्कुल, ये एक सिंडिकेट है, क्रिमिनल्स का गैंग बन चुका है। क्योंकि ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग होती थी, पहले मुखबर होते थे या पुलिस की जो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती थी, अब जो इंफॉर्मेशन का मेन जो सोर्स रह गया है, या तो मोबाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स है क्रिमिनल तक पहुंचने का, या जैसे सीसीटीवी के आपके जिक्र आ रहा है वो एक सोर्स रह गया है। क्योंकि कैपिटल में इतनी भागदौड़, इस तरह की एक्टिविटीज हैं कि आम आदमी तक पहुंचना, आम क्रिमिनल तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि उनको अपने आप को छिपाने के, छद्म तरीके अपनाने के बहुत सारे रास्ते निकल आए हैं। इसलिए मैं बार बार इस चीज पे जोर कह रहा हूं कि अब दोबारा से दिल्ली की जो अपराध का सिस्टम है उसको चेक करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। पुलिस के तमाम, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी इस बारे में विचार विमर्श करके दूसरे देशों से दोबारा पॉलिसी बनाई जाए, सिस्टम को बढ़ाया जाए, को चेक किया जा सके। मैं आपके पास लौटता हूं सर। अनुज आत्रे जी, क्या दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच उलझ के रह चुकी है? 80,000 जवान हैं और कुछ सुरक्षा में तैनात हैं, कुछ चौराहे पे खड़े हैं। बेटियों की सुरक्षा करेगा कौन सर? दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते यहाँ सबसे ज्यादा हम लोग अपेक्षा करते हैं कि किसी भी देश की राजधानी में कम से कम वहां तो कानून व्यवस्था और जो सुरक्षा को, महिलाओं की सुरक्षा को है, सबसे चाक चौबंद होनी चाहिए। लेकिन हकीकत हमारे देश में उससे उलट है। आज अभी एक सर्वे आया था, मैं एक सर्वे की आपके साथ डेटा को शेयर करना चाहूंगा कि जो महिलाएं हैं उनमें से 47% महिलाएं ऐसी हैं जो कम्यूट करने में जो है अपने आप को अनसेफ मानती है। मतलब उनको अगर कहीं दिल्ली में यात्रा करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना हो या अपनी गाड़ी के या अपनी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना हो, प्राइवेट व्हीकल के थ्रू जाना, वो अपने आप को 47% उनमें से अनसेफ मानती है। और 50% महिलाएं ऐसी हैं जो हर हाल में, वो दिल्ली की चाहे लड़कियां हो या चाहे थोड़ी सी हमारी जो महिला हो, बहनें हो, वो भी उसमें से 50% ऐसी हैं जो दिल्ली में रहने में अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं कि ना जाने कब उनके साथ कौन सी घटना और दुर्घटना, क्या वारदात घट जाए। तो ये माहौल अगर हमारे देश की राजधानी दिल्ली में होगा तो आप सोचिए उसकी कहां, इसमें सिस्टम में कहां गड़बड़ी है, कहां पुलिस की चूक हो रही है, या कहां उनके पास कुछ, अगर जैसे कि अभी हमारे एसीपी साहब ने बताया है कि कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है, तो हम खाली उस बात से भी नहीं कह सकते कि स्टाफ की कमी है। जैसा भी राधिका जी के साथ जो अभी हुआ, वो थाने पहुंच गई थी तो वहां स्टाफ की कोई कमी नहीं थी, वो लोग ड्यूटी पर मौजूद थे और उन लोगों ने ड्यूटी करने से अपने आप को जो है टालने की कोशिश की। तो यहाँ स्टाफ की कमी का भी हम लोग बहाना नहीं बना सकते हैं। अभी वॉशिंगटन पोस्ट में एक सर्वे आया था, वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका की एक बहुत बड़ी, एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उनका सर्वे आया। उन्होंने बोला कि इंडिया जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अनसेफ बनता जा रहा है, और इसमें इंडिया में सबसे ज्यादा देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली, हम बात करें तो दिल्ली में 50% महिला अनसेफ फील करती है, जबकि मुंबई में फिगर बहुत कम है, वहां 21% महिलाएं और जो है युवतियां अपने आप को अनसेफ महसूस करती है। कंपैरेटिवली अगर हम देखे जाए तो दिल्ली से मुंबई ज्यादा सेफ महसूस करता है, जो कि राजधानी भी नहीं है, देश की राजधानी से बहुत दूर है। तो आखिर क्या कारण है कि हम देश की राजधानी में हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं करते? और अभी बात हो रही थी, दोनों राजनीतिक दलों के हमारे नेता बैठे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर ये कहीं ना कहीं दोषारोपण कर रहे हैं। आज बात लेकर के उलझा करके खाली सीसीटीवी कैमरे के ऊपर उलझा करके रख दी। हम पूछना चाहते हैं कि क्या सीसीटीवी कैमरों के ऊपर ही लेकर के क्या ये दिल्ली की सुरक्षा के ऊपर हमने लिया जाएगा? हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि जब उन्होंने 2015 का चुनाव जब लड़ा था, तब उन्होंने वायदा किया था दिल्ली की जनता से कि हम डीटीसी की बसों में मार्शल तैनात करेंगे, और उन्होंने ये कहा था हम जगह जगह जो है अपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स तैनात करेंगे, अपने प्राइवेट मार्शल तैनात करेंगे, और सीसीटीवी कैमरा लगाते लगाते 4.5 साल समय का बिता दिया उन्होंने, अब तक नहीं लगे। चलिए मैं अनुज आत्रे जी आपके पास दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। जब 2012 में निर्भया का केस हुआ था, इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी थी और इनके लोग थे, तमाम जिन लोगों ने जो है रामलीला ग्राउंड से लेकर के और दिल्ली में हर कोने पर जो है इस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया था। ना जाने कितना जो है दिल्ली में जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ये गंभीर है। लेकिन 2014 के बाद आने के बाद हम पूछना चाहते हैं कि ये फिगर घटी है या बढ़ी है? हकीकत ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और दिल्ली पुलिस इनके अधीन हुई है,
तब से जो लेकर के आज तक दिल्ली में चाहे कोई भी महिलाओं को लेकर के घटना दुर्घटना अपराध हो, उनमें निरंतर बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो आप कहां कंट्रोल कर पाए? चलिए अनुज यात्रा जी, मैं आपके पास आता हूं, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। राजीव चौधरी जी, बहुत बड़ा सवाल अनुज यात्रा ने राजनीति विशेषज्ञ ने खड़ा किया है कि जब केजरीवाल जी सत्ता में आए थे तो महिला सुरक्षा के तमाम दावे किए गए थे, मार्शल लाने की बात की गई थी, सीसीटीवी लगाने की बात की गई थी, लेकिन आज भी वो दावे अधूरे हैं। आप महिलाओं को मेट्रो में सुरक्षा देने जा रहे हैं, मेट्रो में फ्री यात्रा देने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि जो मेट्रो के लिए घर से महिलाएं निकलेंगी, मेट्रो तक पहुंचेंगी, वो कैसे सुरक्षित रहेंगी। देखिए, आत्रे साहब ने एक और पहलू पर रोशनी डाली, शायद आप उसे ध्यान से सुन नहीं पाए। उन्होंने खुद बताया कि 2014 से जब से केंद्र में सरकार बदली है, तब से लेकर आज तक जो दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट, मैं बीनू मेनन के पास आऊंगा सर सवाल को लेकर। बीनू मेनन जी को मैंने इसलिए बुलाया, मैं उनके पास जाऊंगा सवाल लेके। मैं बस आपसे जो पूछ रहा हूं मुझे इसका दीजिए बस। मैं आपको जो आपने सवाल पूछा उसके जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी 8-9 महीने पहले ही हाईकोर्ट की तरफ से, शायद 10 महीने हुए हैं, कि एक ऑर्डर आया था जिसमें कि दिल्ली की सरकार को कुछ सीमित अधिकार दिए गए, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली से संबंधित कुछ मामलों में उनको एलजी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उससे पहले सिविल डिफेंस और जो मार्शल्स वगैरह वाली जो प्रक्रिया थी, वो काफी समय से वो जो फाइल्स थी वो एलजी साहब के पास लंबित थी। आज मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, मुझे खुद मालूम है कि काफी हद तक जो सिविल डिफेंस है और फिर मार्शल, तो मैं खुद भी देख रहा हूं कि बसों में तैनात हो चुके हैं। सिविल डिफेंस के लिए भी रिक्रूटमेंट चल रहा है और मैं पूरी आशा कर रहा हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग हो सकेगा, इसको आपको ये रोडों पे और सड़कों पे भी दिखाई देंगे। दिल्ली पुलिस की तरह नहीं कि पेड़ों के पीछे छिपकर सिर्फ और रात को सिर्फ चालान काटने के लिए खड़े होंगे। एक बार सिविल डिफेंस का जो पूरा खाका है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि 8-9 महीने पहले ही दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली के उच्चतम न्यायालय से यह अधिकार आया है कि आप इन चीजों पर अपने लेवल पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार के हाथ काफी हद तक बहुत सारी चीजों में बंधे हुए हैं। चलिए ठीक है, आपने रख दी अपनी बात। बीनू मेनन जी, 2014 से पहले निर्भया कांड के वक्त महिला सुरक्षा की राजनीति में बीजेपी ने भी बहुत बड़े सवाल उठाए थे। उसके बाद क्या कुछ किया है आपने, क्योंकि दिल्ली में ना तो बच्चियों के साथ रेप कम हुए हैं, ना ही महिला सुरक्षा पुख्ता हो पाई है। आज दिल्ली की महिलाएं, बेटियां घर से निकलने से डरती हैं। हालात ये हैं कि गले में कोई चेन नहीं पहनता, हाथ में मोबाइल ले जाने से भी डर रहे हैं लोग। और जैसा कि इन्होंने भी कहा कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं पेड़ों के पीछे छुपी रहती है। क्या ऐसे दिल्ली की सुरक्षा होगी? देखिए, अगर दिल्ली पुलिस नाकाम होती तो 22.5 करोड़ का एटीएम का लूट जो है जी, वो रिकवर कुछ ही दिन, मेरे ख्याल 3 दिन में रिकवरी हुई। ऐसे जैसे मोबाइल की लूट हुई, ऐसे करीब 200 लैपटॉप्स जो कार ब्रेकिंग करके लेट मी कंप्लीट, यू माइंड योर बिजनेस Please, you mind your business. Let me complete what I'm saying. You mind your language first. I'm minding my language. Let me complete what I'm saying. आपसे सीधा सा एक सवाल पूछा। You are not the anchor. आप एंकर नहीं है ना? एंकर को अपनी बात बोलने दीजिए, अपने काम से मतलब रखें। Let me complete. तो दूसरी बात, और जब निर्भया कांड की जब बात हुई, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने, सीपी ने मिलकर एप्स जो है लॉन्च किए, जिसके कारण क्या है, विमेन जो है, वेदर दे आर ट्रैवलिंग वाया कैब्स, वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दे आर ट्रैवलिंग अलोन ऑल्सो, एक ऐप तैयार किया गया जिससे ट्रैकिंग हो सकती है, एक तरह की सिक्योरिटी। ओला में जा रही है, ये चीजें उबर में जा रही है, छेड़खानी हो रही है, आए दिन ऐसी बात हो रही है महिला के। देखिए, वही मैंने कहा आपसे कि इन ऐसे ऐप्स का इजाद किया गया और ऐप्स को प्रमोट किया गया, जिसको लेकर क्या कहते हैं, महिला अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरा, आपको मालूम होगा, ओला उबर कैब्स में जो है इमरजेंसी बटन्स का जो है एक रूल लाया गया कि भाई अगर ऐसी कुछ भी होता है, महिला क्या है इमरजेंसी बटन्स का इस्तेमाल कर पाए। दूसरी बात, जहां तक मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, देखिए कहीं ना कहीं डिटरेंस होना चाहिए। नो डाउट सम सॉर्ट ऑफ लॉ में तब्दीलियां इसमें आने की जरूरत है, जैसे हमारे पूर्व एसीपी साहब ने बोला, बट कहीं ना कहीं डिटरेंस एट पॉलिटिकल लेवल भी होना चाहिए। मैंने इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया, देखिए अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में गिना गया था निर्भया केस, इफ दैट माइनर वॉज ट्रीटेड द सेम वे, इंस्टेड ऑफ गिविंग उसको 10,000 रुपए देकर, सिलाई मशीन देकर रिहैबिलिटेट नहीं किया जाता, ऐसी चीजें, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जांपल, तो ऐसी चीजें जो हैं एग्जांपल सेट करती है समाज में कि भाई आपके साथ सख्ताई से पेश आएगा, चाहे आप बीनू मैनन जी बड़ा सीधा सा सवाल। और दूसरी बात, क्राइम में जो बढ़ाव आया है
उसमें कहीं ना कहीं नहीं बिनु मैनन जी नहीं बोलिए आप जरा बोलिए, समय नहीं है, समय लगातार कम मैं सिर्फ बिनु मैनन एक मिनट दे रहा हूं आपको बस कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा क्यों लुटा। अगर आपने इतने सारे इंतजाम कर दिए थे तो आप ये बताइए अपराधों में वृद्धि कैसे हो रही है। आपने एक मिनट आपने कहा कि आपने पहला झूठ, माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए, लेकिन आपने पहला झूठ इस चैनल पर ये कहा कि 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया कालकाजी थाने में, जो कि नहीं हुआ था। दूसरा सीआर पार्क में दूसरा आपने झूठ ये बोला कि दिल्ली सरकार की तरफ से निर्भया केस के आरोपी किसी जुवेनिल को दिल्ली सरकार की तरफ से सिलाई मशीन दी गई है, 10,000 रुपए और सिलाई मशीन दी गई है। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं इसी चैनल के माध्यम से, आप इस चीज का एक भी प्रूफ ले आइएगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से केजरीवाल जी ने हैंड ओवर किया है, केजरीवाल के हाथों से हैंड ओवर हुआ है। जी से निवेदन करूंगा कल इसी केजरीवाल के हाथ से हैंड ओवर हुआ है। और आप ये बता दीजिए तो इसी राजीव जी आपने और माध्यम बताए, फिर अपराध कम क्यों नहीं हो रहा? राजीव भाई आपसे सिर्फ राजेश जी आप भी मुझे बता देना, आप जब आए थे, जब सरकार बनाएगी, आप शीला दीक्षित के ऊपर आरोप कस रहे थे कि भाई आपके बस की नहीं रही, मैं सीएम बन के दिखाऊंगा तो मैं अपना पावर दिखाऊंगा। आपने क्यों नहीं पावर दिखाया? आपने शीला दीक्षित को तो आरोप यही कर रहे थे, आप सीएम रहने के बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे, पावर है पावर दिखा सकते हैं, तो आपने क्यों नहीं पावर दिखाया? राज्य में ऐसी सरकार दिल्ली सरकार को राजीव आप एक और डीटीसी जो है अभी आप सोली के आपके दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, उस पर क्यों नहीं कर पाएगा? मुद्दा राजेश जी मैं बता रहा हूँ दिल्ली पुलिस ने एक और बताया डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाइड है क्राइम में जो है, क्राइम की सुनिए बिल्कुल मैं आपके पास दिल्ली पुलिस की भी एक बात बता रहा हूँ, करीब 2000 स्पॉट्स जो है डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाइड है, दिल्ली पुलिस ने जो है दिल्ली गवर्नमेंट को सौंपा है, जिसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि डार्क स्पॉट्स जो है ये तो देखिए डे लाइट में हुआ है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार में ना आम आदमी पिस रहा है फिलहाल दिल्ली में। राधिका मेरा सवाल आपसे यही है, बेटियां पिस रही है इस चीजों के बीच में, आप एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद कीजिए। बार बार एक ही मुद्दा उठ रहा है, क्या इस पर सरकार काम करेगी, क्या इस पर कार्रवाई होगी, क्या पुलिस इस पर जाकर काम करेगी, और क्या कुछ और होना चाहिए कि बेटियों के लिए बेटियां। अच्छा ओखला की बात करूं मैं राजेश जी, ओखला में कोई भी जिस तरह आप बता रहे हो कि कोई चौकन्ना रहने के लिए कोई पुलिस खड़ी नहीं है, ओखला पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या दिल्ली में ओखला नहीं आता है? ओखला में एक नहीं, और मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रही हूँ विनु मैनन जी, आप कह रहे हो कि हमारी पुलिस कर रही है, आप कह रहे हो कि हमारी आम आदमी पार्टी जो है जो काम कर रही है, आप कह रहे हो बीजेपी कर रही है, लेकिन ओखला में जो लोग बोल रहे हैं, मैं खुद एक रिपोर्टर हूं, पत्रकार हूं, लोग कह रहे हैं कि मिली भगत है, पुलिस पर इतना गंदा धब्बा लगा रही है, लोग कह रहे हैं कि इनको हफ्ता मिलता है। आप मुझे बताइए, लोगों की बात है, वो मुझे ये कह रहे हैं कि इनको अगर आप पकड़े गए ना राधिका जी तो इनका रोजी रोटी बंद हो जाएगी। आप ये बताइए इन पर जो आरोप लग रहे हैं क्या होगा? मैं आपका जवाब ले। वेदभूषण जी बहुत अहम सवाल उठाया है कि पुलिस की मिली भगत से सब कुछ चल रहा है, ऐसे स्थानीय लोग इस वक्त मान रहे हैं। मेरा साथ में एक सवाल और भी है कि क्या वक्त आ चुका है कि लोगों की मानसिकता को भी बदला जाए, क्योंकि मानसिकता जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक अपराध कम नहीं हो सकते हैं। दोनों सवालों का जवाब दीजिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपने मतभेद भुलाकर आप पब्लिक की आम जनता के लिए काम करना चाहिए, कानून को और मजबूत बनाया जाए। मिलकर यदि काम करेंगे, यदि अपने राजनीतिक फायदे के लिए नुकसान के लिए लड़ते रहेंगे तो आम जो लड़की है अपने राधिका है ऐसी लड़कियां सफर करती रहेंगी। अब वक्त जो तो आ गया है कि अब मतभेद भुलाकर एक आम जनता के भले के लिए काम करें, ना कि अपनी कुर्सी और अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए काम करें। इसको और डेटरेंट बनाया जाए, कानून को सख्त बनाया जाए, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाया जाए। पब्लिक की भी, जैसा आपने कहा, पब्लिक को भी जरूरत है अवेयर करने की, किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर। चलिए वेदभूषण जी मैं आपके पास आऊंगा, समय पास अनुज आत्रे से मैं एक सवाल ले लेता हूं। अनुज आत्रे जी, सवाल बड़ा अहम है, बार बार वही सवाल है कि दोनों पार्टियों के चक्कर में आम जनता जो है पिस रही है और पुलिस की वर्दी पर भी सवाल और दाग लग रहे हैं इस वक्त, जैसा हमारी सहयोगी राधिका ने भी कहा। थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा सर। देखिए मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब ये दूंगा कि हमें कहीं ना कहीं इनके कारणों पर भी जाना चाहिए।
आप ठीक है, आपने अपराध हो गया, क्राइम हो गया, उसको ढूंढ लेंगे। अब जिस प्रकार से एक हाईलाइटेड केस हो गया राधिका जी का, क्योंकि मीडिया इन्वॉल्व हो गई है, तो कहीं ना कहीं से हो सकता है 2-4-10 दिन में दिल्ली पुलिस इनका मोबाइल जो है लोकेट कर भी ले, इनको हैंड ओवर भी कर दे। पर क्या हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस ऐसे मेजर्स क्यों नहीं उठाती, दिल्ली में ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया जाता, दोनों सरकारें मिलकर के इस प्रकार का माहौल क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसी वारदात हो ही ना। बिल्कुल इस प्रकार की वारदात को रोकने के लिए। और देखिए सबसे बड़ा इसके पीछे जो कारण है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ रही है, ये हमने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से बेरोजगारी इन दोनों सरकारों की जो है नीति और नियतों की वजह से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अपराध बढ़ने का कारण वो बहुत बड़ा कारण है। जब तक इस पर सरकार नहीं सोचेगी कि जो युवा जो बेरोजगार हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है। चलिए अनुजात रहिए, चलिए जल्दी से राजीव जी, 30 सेकंड आपके पास। बहन राधिका जी को आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन देना चाहता हूं, जो चीजें आम आदमी पार्टी सरकार के जुरिस्डिक्शन और परव्यू में आती हैं और जहां पर भी राधिका बहन को कहीं पर भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम और हमारी पार्टी वहां खड़े हुए हैं। लेकिन फिर ये बात बीनू मेनन जी से पूछना चाहूंगा, इसको आप पर्सनल ना लीजिए, समय नहीं बचा सर अभी। राजीव जी, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, समय कम हो चुका है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बहुत बुरे हालात हैं दिल्ली में। बेटियां घर से निकलने से, ऑफिस से निकलने से कतरा रही हैं। डर लग रहा है कि बदमाश जो है मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, किसी वारदात को अंजाम ना दे दें। भाई साथ ही साथ अब दिल्ली पुलिस की वर्दी पर भी दाग लगने लगे हैं, तो जरूरी है कि दिल्ली पुलिस आगे आए और इससे पहले कि दाग गहरे हो जाएं, इन दागों को मिटा दिया जाए। तो बात देश की में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए JK 24/7।